Hello student, welcome back to CUT by Adda 24/7. My name is Anita Sharma, your history mentor. Student, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, राइट? तो ये ब्रिक बीन्स एंड बोन्स आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारा चैप्टर का नाम है, जिसको पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। तो इतनी फ्लरिश होने के बाद इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, जबकि लोग इसे बहुत अच्छे से रहते थे, राइट? उनका ट्रेड भी बहुत अच्छे से चल रहा था, तो आराम से रहते थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का एंड हो गया? तो क्या रीजन रहे होंगे? इससे पहले कि हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को शुरू करें, इससे पहले कि हमने जितने भी इसके टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, तो मैंने सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिफाइन कर दिया है, तो जाकर के इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड भी, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो हमने इससे पहले एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ कि क्या क्या कर लिया हमने। सबसे पहले इसकी डिस्कवरीज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने मेन इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पता किया था, ठीक है। सारी चीजें हमने समझी थी। इंपॉर्टेंट साइट्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी और उन इंपॉर्टेंट साइट्स में क्या क्या काम किया जाता था, राइट? तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की सोशल लाइफ के बारे में डिस्कशन किया था कि उनका सामाजिक रहन सहन कैसा था, कैसे घरों में रहते थे, उनका रहने का तरीका क्या था, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम बात करने वाले हैं कि इतनी फ्लरिश्ड, इतनी सुखी होते हुए भी इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके, ठीक है। अब वो एक एक करके रीजंस को हम समझने वाले हैं। क्लियर? तो बात करते हैं किसकी? एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन की, राइट? तो बात करते हैं कि इसका जो एक कहते हैं ना कि वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, लेकिन एक एक करके हम सारे रीजंस को पढ़ेंगे। माना जाता है कि देयर इज एविडेंस, एविडेंस किसका? कि देयर इज एविडेंस बाय 1800 बीसी, मतलब कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जो 1800 बीसीई में जो भी एविडेंसेस मिले, उनके बिहाफ पर उन्होंने हमें बताया कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स इन रीजन सच एज द चोलिस्तान हैड बीन अबंडेंट। मतलब कि जो पहले की जैसे साइट्स थी, चोलिस्तान इसमें बताया गया है, तो वो कहीं ना कहीं वो खत्म होकर के वहां के जो लोग थे वो माइग्रेट होकर के किसकी तरफ आने लगे? गुजरात की साइड में आने लगे। यहां पर देख रहे हो ना कि गुजरात और हरियाणा की साइड में आने लगे और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ आने लगे। मतलब वहां से क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो लोग वहां से माइग्रेट होकर इधर आने लगे। अब एक छोटी सी बात है कि कोई भी पर्सन होता है या कोई भी लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं माइग्रेट होकर के, तो जहां से जाते हैं वहां की पॉपुलेशन तो खत्म हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन जहां जाकर वो सेटल्ड हो जाते हैं वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। तो यही बताया गया है कि 1800 में चोलिस्तान जो है वो अबंडेंट हो गया था, वो खाली हो गया था बिल्कुल, और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे इनकी तरफ ट्रांसफर होने लगी थी। कहां कहां? गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। क्लियर? अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे बताया गया है कि इसके एंड होने के रीजंस में एक और पॉइंट इसमें ऐड किया गया कि अभी तो हमने 1800 की बात करी थी, अब बात करते हैं किसकी? हम 1900 की। तो 1900 में 1800 चोलिस्तान में सब कुछ खत्म हो गया था, तो वो लोग माइग्रेट होकर इधर की साइड आ गए थे। अब उससे आगे की बात करें कि 1900 की, देयर appears to have been the transformation of the material culture marked by the disappearance। अब देखो, इतने सालों में कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो डेवलप होने की बजाय वो चीजें घट रही थी। मतलब उसमें डेवलपमेंट के ऐसे कोई भी प्रूफ नहीं मिले जिसकी वजह से ये पता चले कि वो लोग कॉन्टिन्यूसली जो है वो डेवलपमेंट कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली ट्रेड कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम कर रहे थे। तो 1800 में तो ये सारी चीजें चोलिस्तान से बंद हो चुकी थी, लेकिन बाकी धीरे धीरे अलग अलग साइट्स में भी इन चीजों का एक कहते हैं ना कि कमी पाई गई। अब वो चीजें जो बन रही थी वहां पर की जो भी डेवलपमेंट हो रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, बंद होने लगी, राइट? उसमें जैसे कि वेट जो है वो वेट बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। वेट जो भी उन्होंने सील मेकिंग का काम किया था या वेट्स मेकिंग का काम किया था, अब वो कहीं ना कहीं बंद हो चुके थे, क्योंकि इसके प्रमाण जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले तो डेवलपमेंट होती तो वो और अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ तो उसमें रिफॉर्म्स किया जाता है ना, कुछ ना कुछ तो अच्छी क्वालिटी के। अब जैसे एक चीज बनाई जाती है उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो आगे जब भी कोई चीज बनाई जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो उसमें उस कमी को पूरा किया जाएगा, लेकिन वो चीज तो खत्म हो चुकी थी। तो 1900 में इस तरह के प्रूफ पाए गए, ठीक है। तो वेट्स, सील, स्पेशल बीड्स जो होती है, या राइटिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड
ट्रेड या फिर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपियर। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी थी, खत्म होने लगी थी। इनके कोई भी प्रमाण नहीं मिले कि आगे जाकर इनको कोई डेवलप्ड चीज मिलती, कोई रिफॉर्म्ड चीज मिलती जिसके बिहाफ पर कहा जा सकता था कि अब इन्होंने धीरे धीरे उस चीज को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो कमी पाई गई थी उस कमी को पूरा करके अब ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वो कमी वहीं पर दबी रह गई, उसके आगे कोई नया काम नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि 1900 तक आते आते चीजें डिसअपियर होने लगी थी, जैसे कि ये आपके वेट्स हैं और ये सील मेकिंग्स है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते आगे की तरफ। तो इन जनरल अगर मैं टोटालिटी में बात करूं, ठीक है, टोटालिटी में बात करूं कि जो हाउसेस का कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स थी, ठीक है, तो डेट्रॉइटेड एंड द लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर आर नो लार्जर प्रोड्यूस्ड। मतलब कि अब देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग घर भी तो बनाएंगे ना अपने। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी तो वैसे वैसे लोग अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, रहने के लिए घर बनाएगा, व्यापार करने के लिए दूसरे लोगों के साथ रिलेशंस रखेगा, ट्रेड करने के लिए वो दूर दूर जाएगा, आसपास के इलाकों से भी अपने ट्रेडिंग रिलेशन रखेगा। लेकिन ऐसी कोई चीज तो हुई नहीं थी, ऐसे कोई एविडेंस तो मिले ही नहीं थे कि पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से वो सारी चीजें भी तो चेंज होंगी ना। घर भी बनेंगे, दुकानें भी बनेंगी, यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ेगा, तो सारी चीजें इंक्रीज ही होंगी ना पॉपुलेशन के साथ साथ में। लेकिन यहाँ पर इसका ऑपोजिट रिजल्ट देखा गया। तो पॉपुलेशन के आने से जो चीज इंक्रीज होने वाली थी वो कहीं ना कहीं बंद हो गई थी, वो चीजें अब डेवलपमेंट में नहीं आ रही थी, राइट। तो सेटल्ड इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ द लाइफ। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको लेट हड़प्पा कहा जाता है या फिर इसको सक्सेसर कल्चर कहा जाता है। यानी कि अब जो डेवलपमेंट थी इंक्रीज होने के बजाय वो डिक्रीज हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी। तो इससे इस बात से ये पता चलता है कि अब धीरे धीरे लोग खत्म होने लगे थे। लेकिन इस खत्म होने का, लेकिन इस डिस्ट्रॉय का, लेकिन इस एंड होने का रीजन क्या था, वो अभी हम और आगे पढ़ेंगे। दो रीजन हो गए ना। अभी हमने क्या किया कि 1800 में तो वहां चोलिस्तान जो है बिल्कुल खाली हो गया था। चोलिस्तान की पॉपुलेशन कहां आने लगी थी, गुजरात साइड में, हरियाणा साइड में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 1900 में पाया गया कि लोग इंक्रीज तो हो रहे थे, पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रही थी। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ में उनके घर भी तो बनने थे ना, सेटल भी तो होने थे वो। लेकिन ऐसे कोई सेटलमेंट के उनको प्रूफ नहीं मिले। इससे ये पता चलता है कि लोग कहीं ना कहीं उस चीज को जो है वो चीजें बंद हो रही थी, तो वैनिश हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी। इसकी वजह से माना जा सकता है कि वो डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो रही थी और कहीं ना कहीं लोग जो है वो खत्म हो रहे थे, मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस तरह का काम ही बंद कर दिया। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा। क्लियर, ये दो बातें क्लियर होगी। अब इसके आगे जो मेन रीजन है इसका, ठीक है, जो आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या फिर सीयूटी में एमसीक्यू के बेस पर भी पूछा जाता है, वो रीजंस क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं इसके डिस्ट्रॉय होने के, जो कि बिल्कुल ये एंड हो गए थे। तो फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में बताया गया है कि लोग जब हम मतलब इंसान जब बहुत पहले रहा करते थे तो आइसी एज हुआ करती थी, बहुत ठंडक हुआ करती थी, राइट। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो रिसोर्सेज भी तो कम पड़ेंगे ना, रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, डिफोरेस्टेशन होगी, उससे क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी वो लोग जो है वो खत्म होने लगे थे। रिसोर्सेज जितने उनको चाहिए थे वो रिसोर्सेज उनको नहीं मिल रहे थे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे, वनों की कटाई करेंगे। वनों की कटाई के साथ साथ ही वो क्या हो जाए, डिफोरेस्टेशन के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी माना जाता है इसका एंड हो गया। सेकेंड रीजन डिफोरेस्टेशन का बताया मैंने, एक्सेसिव फ्लड। थर्ड रीजन बताया जाता है कि एक्सेसिव फ्लड के आने से, मैंने क्या कहा, ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में बसी हुई पूरी की पूरी ये सिविलाइजेशन थी। ठीक है ना, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी। अब कौन कौन सी ये मेन वो थी ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी थी, किसकी, इंडस रिवर की। तो मैंने पहले भी बताया था कि इंडस रिवर की ये मेन रिवर थी आपकी, कौन सी, इंडस रिवर, ये मेन रिवर थी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम मेन रिवर। ठीक है, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज थी, कौन कौन सी, रावी, ठीक है, रावी, ब्यास, ठीक है, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलज। ठीक है, और 5th नंबर पे क्या आ जाएगा, सतलज। ठीक है,
राइट। तो ये क्या थी, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है। अभी जैसे हमने क्या किया, पहले के हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना, ये देखिए यहां पर मैं बता देती हूं आपको कि ये जो है ये आपकी क्या है, ये मेन रिवर क्या है, ये इंदस रिवर है, ठीक है, ये इंदस रिवर है। और इसके आसपास में ये 5 ट्रिब्यूटरीज थी इसकी, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलज, ठीक है। इन्हीं के आसपास में ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो थी वो सेटल्ड थी, मतलब बसी हुई थी। अब क्योंकि रिवर के पास में बसे होने की वजह से अब जैसे ही बरसात आएगी तो उसका पानी, वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने की वजह से वहां पर आसपास के इलाकों में पानी भर गया होगा, जिसकी वजह से सारे लोग खत्म हो गए, उनके घर जो भी दुकानें थी, घर वर था, जो भी था, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, पानी में बह गए। और उसी के साथ भी लोग भी पानी में बह गए, या उनके मर जाने की वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो थी वो एंड हो गई। तो इसका एक रीजन भी माना जाता है एक्सेसिव फ्लड का। दूसरा कहते हैं कि द शिफ्टिंग एंड द अदर ड्राइंग अप द रिवर। माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज की, गर्मी बढ़ने की वजह से रिवर्स जो थी वो ड्राई हो चुकी थी, और जब रिवर से वो जो भी एक्टिविटीज करते थे, फिशिंग करते थे और अपने जो भी उनके फील्ड्स होते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उसमें इरिगेशन के लिए वाटर को यूज किया करते थे। तो अब जब रिवर ही ड्राई अप हो चुकी थी, रिवर ही सूख चुकी थी, तो अब वो अपने इरिगेशन को कैसे वो करेंगे, ठीक है, अपने खेतों में वो पानी कैसे देंगे, राइट। अब वो धीरे धीरे भूखे मरने लगे, भूखे मरने की वजह से भी उनका एंड हो गया। तो ये माना जाता है कि ड्राइंग अप द रिवर्स और द शिफ्टिंग, अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर कितने दिन तक रहेंगे, ठीक है ना, जहां पर उनको रिसोर्सेज मिल रहे थे, क्योंकि रिवर के आसपास में रहते थे। अब रिवर तो सूख गई थी, तो उन्होंने क्या किया, जाकर के दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, माइग्रेट होकर के दूसरी जगह पर रहने लगे, वहां उनको पानी नहीं मिला, या थोड़े थोड़े बहुत दिन, जितने भी दिन वो वहां पर रहे, रिसोर्सेज उनको मिलते रहे खाने के लिए, जंगलों पर वो डिपेंड करते थे, ठीक है, फॉरेस्ट एक्टिविटीज करते थे, तो जितने दिन उनको वहां से रिसोर्सेज मिलते रहे उतने दिन तक वो सरवाइव करते रहे। लेकिन जैसे वहां से रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो वो कितने दिन आगे जाकर अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। तो इसका ये भी रीजन था कि जो सेटल्ड था, ठीक है, जो सेटल्ड वे था उनका, शिफ्टिंग एंड द ड्राइंग अप द रिवर, यानी कि शिफ्टिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार शिफ्ट होना, ठीक है। अब ये क्या होता कि एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार मूव ऑन करते रहते थे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वहां के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, इंसान कैसे जिएगा, जब उनके रिसोर्सेज, जीने के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान भी मारा जाएगा। तो ये इसके रीजंस माने जाते हैं। टू ओवर यूज द लैंडस्केप, ठीक है, अब किसी चीज को बहुत बार हम यूज करते हैं, वो उस चीज को खत्म करते चले जाते हैं, और बाद में जब उस चीज की हमें नीड होती है तो वो चीज हमें नहीं मिलती है। तो किसी चीज का ओवर एक्सेस यूज करना भी खतरे की निशानी होती है। तो कहने का मतलब ये कि वो बार बार जिस चीज को यूज कर रहे थे वो रिसोर्सेज भी खत्म हो गए। तो ये सारे रीजन जो माने जाते हैं किसके, इनके एंड होने के, ठीक है बच्चा। तो ये सारे रीजन जो है इसके एंड होने के माने जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और साथ में एमसीक्यूज की फॉर्म में सीयूटी में भी पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो ये हमने एंड देख लिया। अब एंड होने के बाद हमें, ठीक है, ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एंड हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि मैम इसमें क्या कोई राजा नहीं था, क्या इसने कोई उनको बचाने के लिए कोई काम नहीं किया था? तो मेरी बात सुनो बच्चा, इसी पर मुद्दे पर आते हैं कि एंशिएंट अथॉरिटी थी कि नहीं थी, वहां पर इस बात के कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। अब जैसे एक हमें प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली है, ठीक है, एक हमें प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली है जो कि मोहनजोदारो से मिली है। इससे ये पता चलता है कि ठीक है, इसके वेशभूषा से, इसके ड्रेसिंग सेंस से ये तो पता चलता है कि ये कोई हाई अथॉरिटी रही होगी। लेकिन ऐसी प्रिस्ट किंग की मूर्ति जो है ना सिर्फ हमें मोहनजोदारो से बल्कि अलग अलग साइट से मिली है, और वो भी अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके की मिली है। इससे ये पता चलता है कि पूरी सिविलाइजेशन को रूल करने वाला कोई एक रूलर नहीं था, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे रूलर थे। हाँ, इससे इतना पता चलता है, इससे इतना अंदाजा हो जाता है कि ये कोई, ठीक है, हाई अथॉरिटी रहा होगा, मेन अथॉरिटी, जो कि छोटे छोटे जो ट्राइब्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में जो लोग रहा करते थे, उनको ये सुपरवाइज किया करता था, या उनके ऊपर ये हेड था, जिसकी वजह से वहां की सोसाइटी जो है वो स्मूथली रन करती थी। लेकिन कोई बड़ा रूलर वहां पर, एक पर्टिकुलर रूलर नहीं था जो पूरी सिविलाइजेशन को रूल कर रहा था, ठीक है। अब यही बताया गया इसमें कि देयर आर इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन बाय द इंप्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी। तो इस एंशिएंट अथॉरिटी में ये जो पैलेसेस और द किंग्स है, तो हमने देखा कि मोहनजोदारो में जो सिटाडेल वाला पार्ट है, मैंने बताया था ना कि मोहनजोदारो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट क्या था आपका, सिटाडेल था, तो दूसरा पार्ट क्या था, लोअर टाउन था। इस ऊपर वाले पार्ट को क्या
कहते थे, इसको कहते थे सिटाडेल, इसको क्या कहते थे, सिटाडेल, राइट। और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते थे बच्चा, लोअर टाउन, ठीक है, क्या कहते थे, लोअर टाउन। तो क्योंकि इसमें अमीर लोग रहा करते थे, तो यहीं पर ही हमें कुछ ऐसे पैलेसेस मिले जिससे पता चलता है कि कोई मेन अथॉरिटी के पैलेसेस रहे होंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं थे, लेकिन नॉर्मल लोगों की कंपैरेटिवली यहाँ के इनके जो पैलेस थे वो थोड़े से अच्छे किस्म के थे, ठीक है। और बताया जाता है कि अ लार्ज बिल्डिंग ऑफ फाउंड एट द मोहनजोदारो वाज लेबर्ड। तो मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग पाई गई, ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ के अलावा, ठीक है, एक लार्ज बिल्डिंग पाई गई। तो माना जाता है कि वो पैलेस रहा होगा राजा का। लेकिन राजा कौन था वहां पर, इस किंग को ही, इस प्रिस्ट किंग को ही वहां का अथॉरिटी माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये अथॉरिटी मेन अथॉरिटी नहीं थी, बल्कि ऐसे ही थी जैसे अलग अलग साइड पे अलग अलग गवर्नर्स रहते हैं, ठीक है। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर फाउंड द ओपिनियन दैट हड़प्पा सोसाइटी हैड नो रूलर्स। देखो यही बात मैंने बताई अभी कि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, क्योंकि कुछ जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जिबिशंस के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले उनको कि कोई पर्टिकुलर रूलर नहीं था। ऐसे तो बहुत सारे रूलर हमें जगह जगह पर उनकी मूर्तियां दिखाई दी है, ठीक है। अब माना जाता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी रूलर नहीं था, वेयर अदर, जबकि दूसरे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि देयर वाज अ नो सिंगल रूलर बट सेवरल। मानते हैं कि कोई सिंगल रूलर तो ठीक है नहीं था, लेकिन इसके अलावा काफी सारे रूलर्स हुआ करते थे जो कि अलग अलग साइट्स को रूल किया करते थे, उनको गवर्न किया करते थे। तो ये क्या थी, उनकी मेन अथॉरिटी थी। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हेन हड़प्पा सिटी फेल रुइन, ठीक है, पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल ऑफ अबाउट। जब हड़प्पा का एंड हो गया, बिल्कुल लोग इसको भूल चुके थे। काफी सालों तक, आप ये लगा लीजिए कि 1500 सालों तक है, बिल्कुल लोग भूल चुके थे उस चीज को। जनरेशन टू जनरेशन ठीक है आई, वो लोग नहीं पता कर पाए कि उस टाइम में कोई मतलब इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया कि इतने सालों, हजारों साल पहले यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन भी रहा करती थी। इस पर किसी ने वर्क नहीं किया। ये तो बाद में अलेक्जेंडर कनिंगम है, जॉन मार्शल है, दयाराम साहनी है, बाकी के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस तरफ अपना रुख किया और इसमें अपना इंटरेस्ट शो करके और दुनिया को बताया कि इस तरह से कोई बहुत टाइम पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो बसी हुई थी। अब क्वेश्चन आता है आपका, 3 मार्कर का क्वेश्चन आपका बनेगा। देखो सुनो मेरी बात बच्चा, जब भी कोई टीचर आपको ये, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जब भी कोई टीचर आपको ये बोलता है ना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये कि टीचर को ये पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा और कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में पूछा गया है, वट जो भी एग्जाम हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैम बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब उस चीज को आप ध्यान से सुना करो। हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लिया करिए, ठीक है, मतलब उसको लाइटली मत लिया करो। तो फोकस किया करो कि मैम जो बोल रही हैं वो सच में बोल रही होंगी। तो इस क्वेश्चन को मैंने इतनी बार आपको बोला कि ये बच्चा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लेंथी क्वेश्चन में नहीं आता है, लॉन्ग आंसर्स में नहीं आता है। इसको 3 मार्कर्स में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि कनिंगम की कंफ्यूजन क्या थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कनिंगम के बारे में, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डाल सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कनिंगम्स कंफ्यूजन। सो हु वाज कनिंगम, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन से आपके काफी सारे क्वेश्चंस, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव है चाहे वो सब्जेक्टिव है, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व होते हैं। तो चीजों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ये जो कनिंगम थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे किसके बच्चे, एएसआई। एएसआई स्टैंड फॉर, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ये। कनिंगम यूज टू अकाउंट्स लेफ्ट बाय द बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th एंड द 7th। तो इनको ना एक बुक मिलती है। कौन सी बुक मिलती है? एक बुद्धिस्ट चाइनीज बुद्धिस्ट की एक इनको बुक मिलती है। उस बुक में क्या लिखा गया था कि जो भी वहां पर ट्रैवलर आया था उस टाइम में और उन्होंने चीजों को विजिट किया होगा, सारी चीजों को देखा होगा, अब देखने के बाद उन्होंने अपनी बुक लिखी। अब वो बुक जो थी वो अलेक्जेंडर कनिंगम के हाथ लग गई, ठीक है, उनको मिली जैसे भी मिली, राइट। उसमें हड़प्पा के बारे में, यानी कि इंडिया के पास्ट के बारे में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, जो कि 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में आया था, ठीक है ना। सीई, ठीक है, लोकेट अर्ली द सेटलमेंट, अ साइट लोकेट द हड़प्पा। तो उन्होंने हड़प्पा की लोकेशन के बारे में इस तरीके से उसको डिफाइन किया हुआ है।
जबकि जॉन मार्शल ने जब इसकी डिस्कवरी करने, मतलब इसको हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जब बताया, तो कनिंघम की कंफ्यूजन यहां पर होती है कि अकॉर्डिंग टू द चाइनीज बुद्धिस्ट जो है, उनकी बुक में तो हड़प्पा के बारे में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे हिस्टोरियन इसको कुछ और बता रहे हैं, तो इनकी कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो अ साइट लाइक द हड़प्पा विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंट्री ऑफ द चाइनीज पिलग्रिमेज एंड वाज नॉट नोन एज द अर्ली हिस्टोरिकल सिटी। उसमें बताया गया कि हड़प्पा जो थी वो अर्ली हिस्टोरिकल सिटी नहीं है, हिस्टोरिक सिटी नहीं है, जबकि उसमें बताया गया था कि ये तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की मेन साइट थी। तो कंफ्यूजन यहां पर हो जाती है, और ये कंफ्यूजन कब दूर होती है? जब जॉन मार्शल आएंगे 1924 में, जब जॉन मार्शल आएंगे 1924 में, और उसमें वो बताएंगे कि इस तरह की सिविलाइजेशन बहुत पहले भी रह चुकी है, जो कि 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। तो 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूं, और जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो जिसमें मैंने बताया है, तो जाकर उसको जरूर से देखिएगा। ठीक है ना, तो 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में हड़प्पा सिविलाइजेशन भी एक मानी जाती है। तो इस बात का प्रमाण किसने दिया? जॉन मार्शल ने। किसने दिया? जॉन मार्शल ने। कब दिया? 1924 में। ठीक है, 1924 में इन्होंने कहा, पूरी दुनिया को बताया कि बहुत हजारों साल पहले इस तरह की एक सिविलाइजेशन, जो कि एक महान सिविलाइजेशन कही जा सकती है, जो कि मेसोपोटामिया की कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन थी, क्योंकि वहां की हमें एक डिटेबल कहते हैं ना टेक्स्ट मिला, या फिर सील्स, वहां की मेसोपोटामिया की सील्स हमें यहां पर मिली, हड़प्पा में मिली, और हड़प्पा सिविलाइजेशन की सील जो है हमें उधर मिली। इससे पता चलता है कि उनके ट्रेडिंग रिलेशंस थे आपस में, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से क्लोज थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब बोलोगे कि मैडम ये न्यू और ओल्ड का क्या फंडा है? नई भी लिखा है और पुराने भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये, अभी मैंने बताया ना कि 1924 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल जब बने एएसआई, यानी कि कनिंघम के बाद, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद ये एएसआई बने, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन। अब इस न्यू का कनेक्शन यहां से है। इन्होंने बताया कि एक नई सिविलाइजेशन मैंने डिस्कवर करी है, हालांकि वो थी पुरानी, इसलिए इसको ओल्ड कहा। इन्होंने कहा एक नई सिविलाइजेशन के बारे में मुझे पता चला, इसलिए इसको नई बोला गया। तो ये फंडा था किसका? न्यू और ओल्ड का। ठीक है, तो वैली ऑफ द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। तो कौन कौन सी 4 सिविलाइजेशन थी आपकी? कौन कौन सी थी? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। सेकंड कौन सी थी आपकी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, सेकंड कौन सी थी आपकी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। थर्ड कौन सी थी आपकी? चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन। और फोर्थ कौन सी थी आपकी? इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो ये दुनिया की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थे, जिसमें से हड़प्पा सिविलाइजेशन भी एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक काउंट की जाती है। क्लियर है? तो इसके बारे में किसने बताया? जॉन मार्शल ने बताया। इट वॉज देन द वर्ल्ड न्यू दैट नॉट ओनली द न्यू सिविलाइजेशन बट ऑल्सो वन ऑफ द कंटेम्परेरीज ऑफ द मेसोपोटामिया। यही बताया था। मार्शल टेंडेड एक्सहिबिटिंग दैट अलोंग द रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट तो मेजर द यूनिफॉर्मली। अब जॉन मार्शल ने अपनी टीम के साथ इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे चीजों को एक्सवेट किया गया। ठीक है, चीजें खुदाई के दौरान उनको ये लोग निकालने लगे। निकालने के दौरान जब उसकी एज का पता लगा, अच्छा एज का, किसी भी ऑब्जेक्ट की एज का बताने के लिए ना एक प्रोसेस होता है, कौन सा? C14, यानी कि कार्बन डेटिंग 14। ठीक है, कार्बन डेटिंग 14 के नाम से इसको जानते हैं। तो इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें रख करके उसकी एज का पता लगाया जा सकता है। तो जैसे जैसे एक्सहिबिशंस के दौरान चीजें निकली, आर्टिफैक्ट्स निकले, वहां पर उनकी एज का पता लगाया साइंटिफिक तौर पर। ठीक है, क्लियर है? तो इग्नोरिंग दैट द स्टेटोग्राफी। अब इसका क्या मीनिंग होता है स्टेटोग्राफी का? कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा जरूर। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि थ्रो आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्टेटोग्राफी ऑफ द साइट दिस मींट। अब देखो, कोई भी चीज धरती में इतनी ज्यादा नीचे दबी हुई होती है, जब उसको निकालेंगे, उस पर जो मिट्टी लगी होगी, तो मिट्टी की जो भी लेयर्स होती हैं, ठीक है, सॉइल की लेयर होती है, फिर उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, स्टडी करने के बाद पता लगा। अब देखो, इनकी भी एक पढ़ाई होती है, इनकी भी एक स्टडी होती है। जैसे मान लीजिए इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? एपिग्राफिस्ट कहते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी जो होती है इसको क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ऐसे ही जो सॉइल की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं?
स्ट्रेटियोग्राफी। तो उसने सॉइल की स्टडी के दौरान फिर उनको पता चला कि इतनी साल पुरानी ये सिविलाइजेशन है या फिर ये आर्टिफैक्ट्स है, जो कि पहले तो ऐसे साइंटिफिक कोई तरीका था नहीं ना जिसकी वजह से पता लगाया। तो जो सॉइल की स्टडी करते थे, सॉइल के लेयर्स की जो स्टडी करते थे, इस तरीके से ये लेयर्स होती है ना धरती पर, जो मिट्टी की लेयर्स होती हैं, तो ये जो ऊपर वाली ऊपरी परत देख रहे हो ये कुछ और है, इससे नीचे कुछ और होती है, उससे नीचे कुछ और होती है, उससे नीचे कुछ और होती है। तो परत दर परत यानी कि लेयर बाय लेयर जो भी इसकी स्टडी के दौरान हमें चीजें चेंजेस मिलते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस मिलते हैं तो उससे पता चलता है कि ये चीज इतनी पुरानी है। और जब वो बहुत नीचे मिट्टी में दबी हुई थी, इसका मतलब वो लेयर जो है वो बहुत पुरानी होगी। और इसी को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि वो इतनी ज्यादा पुरानी है। क्लियर है? चलिए, तो ये क्या होता है? ये होता है लेयर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, अब देख रहे हो ना, ये जो मिट्टी की परतें देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी क्या है आपकी लेयर्स ऑफ स्टडी, इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेटियोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है? न्यू टेक्निक्स एंड द क्वेश्चंस। अब कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग? तो 1980s की बात है। देयर हैज आल्सो बीन ग्रोइंग द इंटरनेशनल इंटरेस्ट। तो ना सिर्फ हड़प्पा की डिस्कवरी में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानने के इच्छुक ना सिर्फ इंडिया से थे, बल्कि बाहर के फॉरेनर्स भी, आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, इन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में दिखाना स्टार्ट किया। और इतना इंटरेस्ट बन गया कि दुनिया के बाकी अदर जो कंट्रीज थी वो भी हमारे इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट लेने लगी। कौन कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कौन कितनी ज्यादा इस पर बुक लिखेगा, हिस्ट्री को बताएगा, उसका उतना ही ज्यादा नाम होगा, उतनी पॉपुलैरिटी होगी, वो उतना ही फेमस होगा। क्लियर है? तो एक होड़ सी कॉम्पिटिशन सा लग जाता है। स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग द बोथ। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? दोनों मिलकर यानी कि इंडियंस भी और फॉरेनर्स भी दोनों मिलकर इस पर डिस्कवरी रिसर्च स्टार्ट करते हैं और बाकी की साइट्स का पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर यूजिंग द मॉडर्न। अब पुरानी वाली बातें भूल गई। ठीक है, अब वो पुराना वाला जो भी सिलसिला था या पुरानी टेक्निक्स जो थी वो असाइड कर दी गई। राइट, अब नई टेक्निक्स आएंगी, वो भी साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से। अभी मैंने C14 बताया ना, तो इससे पहले C14 यूज नहीं किया जाता था, ये तो साइंस की टेक्नोलॉजी है ना। तो C14 आने के बाद में फिर चीजों का एज का पता लगा। इससे पहले वो कैसे पता चलता था उनको कि ये इतनी पुरानी है? स्ट्रेटियोग्राफी से, जो सॉइल की स्टडी करते थे। ठीक है, लेकिन अब साइंटिफिक तरीके से इस पर रिसर्च की जाएगी और तब चीजों का पता लगाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इट इज नॉट हड़प्पा स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो क्या कहते हैं? इट इज नॉट हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प। तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट, देखो किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसकी पास्ट को, उसकी हिस्ट्री को, या उसके कोई भी रिटन कंटेंट का मिलना बहुत जरूरी होता है। जबकि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से तो ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं मिला, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये इतनी पुरानी थी, यहाँ के लोग ऐसे थे। कुछ ना कुछ तो लिखा होगा उन्होंने, लिखा तो था, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका, क्योंकि वो जो उनकी जो स्क्रिप्ट थी ना, वो बड़ी अजीबोगरीब सी थी। इसीलिए उसको एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। गुड मतलब जो बिल्कुल उलझी सी, ना समझ आने वाली ऐसी स्क्रिप्ट थी जो आज तक किसी को समझ में नहीं आई। इसलिए सिर्फ आर्टिफैक्ट से और जो भी खुदाई के दौरान जो भी आर्टिफैक्ट्स हमारे निकले, उसके बिहाफ पर हमने पूरी की पूरी, हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया और फिर दुनिया को बताया कि ये ऐसी सिविलाइजेशन थी, ऐसे लोग रहा करते थे, ये चीज इतनी पुरानी है, इन चीजों को लोग यूज किया करते थे। कैसे बताया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन के बेस पर। ठीक है, क्योंकि प्रूफ तो कोई मिला नहीं, रिटर्न प्रूफ तो। और प्रूफ, सॉलिड प्रूफ तभी माना जाता है जब किसी चीज का रिटर्न डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जब किसी चीज का रिटर्न टेक्स्ट मिल जाता है, उसको एक तरह से सच्चाई उसी में होती है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज द क्लोथ, तो हमें काफी सारी चीजें कुछ ऐसी भी पाई गई। ठीक है, जो कि मिट्टी में मिलते, जैसे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, फिर उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी में दबे हुए भी वो एज इट इज निकल जाती हैं, जैसे बोन्स, स्केलेटन्स वगैरह थे। राइट, खुदाई के दौरान जब उनको निकाला गया तो उनकी बोन्स पाई गई। ठीक है, एनिमल्स हो, इंसान हो, तो बोन्स पाई गई, फिर उस पर स्टडी की गई। क्लियर? तो इस तरीके से पता लगाया गया, ठीक है, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर में क्लासिफाइंग द फाइंड्स। अब कैसे पता चलेगा कि कौन रिच पीपल थे, ठीक है, कौन ऑर्डिनरी पीपल थे? तो जो सिटाडेल में मैंने बताया था ना कि हड़प्पा मोहनजोदारो को 2 पार्ट में बांटा गया था, तो ऐसे खाली मोहनजोदारो में ही ये नहीं था, अलग अलग साइट में इस तरह के थोड़े थोड़े सोशल डिफरेंसेस थे।
राइट। सोशल डिफरेंसेस थे, यानी कि पता चलता था कि कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, उनके घरों के बर्तन भी कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, जबकि ऑर्डिनरी पीपल में ऐसा लोग नहीं किया करते थे। लोग सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से वो लोग जो है वो ठीक है ज्वेलरी को वियर किया करते थे, या फिर मैं ये कहूँ कि मिट्टी के बर्तन होते थे तो वो यूज किया करते थे। जबकि कंपैरेटिवली जो भी वो होते थे रिच पर्सन्स जो होते थे, वो उनकी जो बर्तनों की क्वालिटी होती थी वो काफी अच्छी होती थी, जैसे मैंने फिनेंस का आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि कैटेगराइज करने के बाद जो है पता चला कि कौन अमीर था कौन गरीब था। तो ये कैसे पता चला? जैसे उनकी डेड बॉडीज मिली, ठीक है, उनके स्केलेटन्स मिले, तो कुछ स्केलेटन्स के पास में हमें, जैसे उन्होंने ज्वेलरी को वेयर किए हुए ही उनको दफना दिया, ठीक है, अब उससे पता चलता है कि ये रिच पर्सन थे। ठीक है, कुछ कॉस्टली बर्तन जो यूटेंसिल्स थे, ठीक है, कुछ प्रेशियस जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो उनके साथ में दफना दिए गए थे। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि वो लोग अमीर घर से बिलोंग करते थे। जबकि ऑर्डिनरी पीपल जो थे, सुपरस्टिशियस तो देखो थे, सुपरस्टिशंस तो थी बहुत बहुत ज्यादा, इसमें अंधविश्वासी लोग बहुत रहा करते थे, और मैं ये कहूं कि सारे लोग अंधविश्वासी थे तो कहना गलत नहीं होगा। और मिट्टी के बर्तन जो है वो हमें नॉर्मल पीपल के साथ के उनके स्केलेटन्स के साथ मिले, मिट्टी के बर्तन हो गए। कभी कभी तो यहाँ तक कि ये बोला गया था कि पाया भी गया है कि डॉग को जो है कई स्केलेटन्स के साथ में पाया गया कि डॉग की बोन्स भी वहां पर पाई गई हैं उनके उनके स्केलेटन्स के साथ में। तो माना जाता था, वो लोग ऐसा मानते थे कि जब ये भगवान के घर जाएगा तो इसको किसी ना किसी संग साथी की जरूरत होगी, तो क्यों ना इसके साथ में डॉग को ही दफना दिया जाए। तो इस तरह के जो एविडेंसेस थे वो उनके साथ में मिले थे, तो ये कैटेगराइजेशन हो जाती है। अच्छा, दोनों ही मैन और वुमेन दोनों ही ज्वेलरी पहनने के बहुत शौकीन थे, ठीक है ना, तो दोनों को ही जो है ज्वेलरी पहने हुए ही उनके स्केलेटन्स मिले हैं। तो इनका इससे पता चलता है कि दोनों ही बहुत, कहते हैं ना कि पसंद किया करते थे ज्वेलरी को वियर करने के लिए। ठीक है, तो दोनों को बहुत शौक होता था कि हम ज्यादा ज्यादा ज्वेलरी पहने, खूब अच्छे दिखें। ठीक है, कहीं पर कॉपर मिरर मिला है, कहीं पर उनके जो है वो ऑर्नामेंट्स मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि कौन लोग अमीर घर से बिलोंग करते थे, कौन गरीब घर से बिलोंग करते थे, सारी चीजें। ठीक है, अब चलते हैं आगे की बात पर। तो आगे क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर में अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब किस तरह के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है देखना। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थ्रो द सर्टेन ऑब्जेक्ट विच अनयूजुअल सिमिलर मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। प्रॉब्लम यहां आती है कि आप में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में कि क्या मैम हड़प्पा के लोग कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग जो है वो धार्मिक थे, लेकिन कोई पर्टिकुलर किसी गॉड या गॉडेस के हमें एविडेंसेस नहीं मिले, ना ही किसी टेंपल के एविडेंसेस मिले कि जैसे आज के टाइम में देखते हैं कि ये शिव जी का मंदिर बना हुआ है, ये भगवान विष्णु का बना हुआ है, ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे हम काफी सारे क्या देखते हैं, ऐसे हम काफी सारे ऐसे एविडेंसेस को देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग ये मतलब पर्टिकुलर गॉड का ये मंदिर है। ठीक है, उससे पता चल जाता है। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में किसी भी तरह का कोई भी टेंपल के साक्ष्य हमें नहीं मिले, जबकि मेसोपोटामिया में तो ये लागू हो चुका था टेंपल्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन, जबकि इसमें नहीं ऐसा पाया गया था। ठीक है, लेकिन वो धार्मिक तो थे, फिर किसकी पूजा करते थे? नेचर की। ठीक है, अब नेचर में किसकी? जैसे पीपल ट्री हो गया, जैसे तुलसी हो गया, ठीक है, जैसे मदर गॉडेस हो गई, तो नेचर की पूजा किया करते थे, सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। इस तरीके से वो लोग अपने रिलीजियस एक्टिविटीज को शो किया करते थे। ठीक है, तो अब जैसे हमें सीन्स में क्या पाया, सीन्स में पशुपति शिव की मूर्ति, वो मूर्ति जो है उनकी फोटो डिपिक्टेड हुई मिली है। ठीक है, इससे पता चलता है कि उनके रिचुअल सेंस भी थे। अदर विद द प्लांट ऑफ द मोटिव्स, मोटिव्स के भी हमें क्या मिले हैं, कुछ मोटिव्स कहते हैं कि साक्ष्य, पत्थर की मूर्तियां, राइट। सो थ्रो द इंडिकेट द नेचर वर्शिप। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि वो लोग नेचर को वर्शिप किया करते थे। सेवरल रिकंस्ट्रक्शंस रिमेन द स्पेक्युलेटिव एट द प्रेजेंट। तो जैसे आज के टाइम में आज भी तो बहुत सारे जगहों पर, और ये कहूँ कि हमारे आसपास में आप देखते होंगे ना कि क्या देखते हैं कि लोग पीपल में पानी देने जाते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, ठीक है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो आज भी ये है ना। और स्वस्तिक का जो एक सिंबल होता है, वो भी कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप यहाँ पर सभी को
समझ में आ गया होगा चैप्टर, ठीक है। और पूरा चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है, तो जाकर के इसके पार्ट्स में जो भी आपको डिफिकल्टी आए तो जाकर के 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, समझिएगा, और डेफिनेटली आपका बहुत बहुत अच्छा स्कोर होगा आपके बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में। अब बात करते हैं इससे आगे की। तो आप अगर अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने दोनों ही एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम है चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम है, तो आप हमारे एम्बिशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। एम्बिशन बैच का मतलब होता है एम्बिशियस, किस चीज की एम्बिशनसनेस, ठीक है, किस चीज की एम्बिशन, मतलब कि आपको अच्छा स्कोर करने की एक जो ललक होती है, अच्छा स्कोर करने की एक जो जील, एक कहते हैं ना कि क्या बोलेंगे उसको, एक जिद जो होती है, तो वो जिद कहीं ना कहीं हमारे इस एम्बिशन बैच से आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एम्बिशन का मतलब इच्छा होती है। अगर देखो आपके अंदर इच्छा, और हर बच्चे की ये इच्छा होती है, हर बच्चे की ये हर बच्चा ये चाहता है कि हमें अपने कोई भी एग्जाम हो उसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन बच्चा अच्छा परफॉर्म करने के लिए टारगेट आपने इतना ऊंचा सोचा है, इतना अच्छा सोचा है, तो उसके लिए स्ट्रगल भी तो उतना ही अच्छा करना पड़ेगा ना, उतना ही कड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। तो आपको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर एक श्योरिटी दी जाती है कि हमारे एम्बिशन बैच में आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, यानी कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में ऑफलाइन की फीलिंग का आपको मतलब फीलिंग आएगी आपको कि आप जो है वो ऑनलाइन नहीं ले रहे हो, आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, तो लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ आपका। तो कहने का मतलब हंसी मजाक और साथ साथ में आपका हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल समझाना, ये सारी चीजें इस एम्बिशन बैच में आपको दी जाती हैं। डेली डीपीपी दी जाती है, टेस्ट स्कीम दी जाती है, ई बुक्स भी दी जाती है, साथ साथ में हर फैकल्टी की अपनी कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, जाकर भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इन सभी चीजों को पाने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y489, ठीक है, Y489। अभी आप देख रहे हो कि मैडम ये तो बहुत महंगे हैं, लेकिन बच्चा मेरी बात सुनो, ठीक है, अभी आपको ये क्या लग रहे हैं, ये बहुत कॉस्टली लग रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनो, अगर आप इसको ऑफलाइन क्लासेस भी लोगे ना तो भी वो आपके इससे ज्यादा ही कॉस्टली पड़ेंगी। अभी आप इतना देख रहे हो, ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा Y489 कूपन कोड लगा करके। लेकिन आपको इससे पहले क्या करना है, थोड़ा सा आप सोच कर देखिएगा कि अगर ऑफलाइन में आप 2 से 3 सब्जेक्ट की अगर आप ट्यूशन लगाते हो तो पर सब्जेक्ट आप 1000-1500 रुपए देते होंगे, ठीक है ना। और अभी ये कितना है आपका 10,000 समथिंग कुछ दिखा रहा था। तो इसमें आपको पूरे की पूरे आपको 9 मंथ की, 12 मंथ की, 10 मंथ, 15 मंथ की आपको वैलिडिटी दी जाती है, जितने भी आपकी मतलब जब आप परचेज करोगे तो उसमें वैलिडिटी देख लेना कितने मंथ्स की है, अभी मैं दिखा भी दूंगी। तो कहने का मतलब अगर आपको 12 मान लीजिए पूरे साल की वैलिडिटी है कि 11 महीने की या 12 महीने की आपकी वैलिडिटी है इसकी, तो अगर आप 3 सब्जेक्ट के मान लीजिए 3000 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं तो 12 महीने कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। जबकि ये तो 10,000 है, मात्र ओनली 10,000 में। अब आप ये सोचो कि आपने जो पैसा बचाया यार, वो आप अपने अपने करियर के ऊपर आगे भी खर्च कर सकते हो। तो जहां पर पैसा बचाया जाए अपने मम्मी पापा का, वहां पर सेविंग कीजिए। पैसा ऐसे नहीं अर्न किया जाता बच्चे, दिन रात एक करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाकर मम्मी पापा आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने के लिए वो करते, रिसोर्सेस जुटाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि हमारे बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी हो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मम्मी पापा का इतना सारा पैसा खर्च करना है ऑफलाइन में या फिर सेव करके अपना ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा। मैंने कहा ना कि आपको इसमें ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की फीलिंग आएगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है हमारे एम्बिशन बैच में एनरोल हो चुके हैं, तो जाकर के आप उनसे भी पूछ सकते हो, एक बार फीडबैक ले सकते हो किस तरह की क्लासेस दी जाती है। इसके अलावा अगर आप वो बैच एम्बिशन बैच जिसमें आपकी CUET प्लस आपके बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जाती है उसमें, ठीक है, ये आपका क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है, राइट, उसमें दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। जबकि इस राइजिंग बैच में सिर्फ आपको क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएगी, जिसमें सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट्स ही होंगे, आपको GT इंग्लिश नहीं करवाई जाएगी। जबकि इसमें जो है GT प्लस इंग्लिश दोनों ही करवाई जाएंगे, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि राइजिंग बैच चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, तो आप को उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएंगे। और अगर एम्बिशन बैच परचेज करते हो तो आपको उसमें डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको GT इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, जो कि आपके दोनों एग्जाम में काम आने वाली है,
ठीक है ना। अभी अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और आपके नियर डियर जो भी हो आप उनको भी बता सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको क्या बता देती हूँ कि इस बैच को परचेज करने का एक आसान तरीका क्या है कि आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है अड्डा 24/7, ठीक है। अब अड्डा 24/7 में यहाँ पर आपने फर्स्ट उस पर क्लिक किया, ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, तो जैसे आप ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे यहां पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, सीयूईटी पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, आर्ट्स पे। अब देखो ये महापैक भी है, महापैक में आपको 15 मंथ की वैलिडिटी दी जाती है, जिसमें कि आपको सभी बैचेस का एक्सेस आपको दिया जाता है कि पूरे साल में सीयूईटी अड्डा 24/7 की तरफ से जितने भी बैच निकलेंगे वो सारे के सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। चाहे वो आप एक बार सिलेबस खत्म कर चुके हो तो दोबारा करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई फीस जो है वो नहीं पे करनी पड़ेगी, महापैक वालों के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद आपको महापैक लेना है या फिर आर्ट्स का एम्बिशन बैच लेना है, तो जो भी, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के ही हैं, अपने जो भी आपके नियर डियर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कॉमर्स के हैं चाहे वो साइंस के, उनको भी जाकर बता देना कि एम्बिशन बैच में ये कोड लगा करके वो जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। अब ये क्या है, हमारा समर्थ बैच है, ठीक है, समर्थ बैच है, एम्बिशन बैच है ये। तो समर्थ बैच पे हम करेंगे क्लिक यहाँ पर, जिसमें कि आपको दोनों ही एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। और ये देखिए इसमें क्या है कि ये आपकी लाइव क्लासेस है 2024 के लिए, ठीक है। और फीचर्स क्या है कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, लिमिटेड बैच साइज है, ठीक है। ये सारी चीजें हाईलाइटेड देख लीजिए, 120+ फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे आपको, मॉक टेस्ट, आपको टेस्ट सीरीज, आपको जो है ई बुक्स भी दी जा रही हैं, डीपीपीज दी जा रही है, डेली प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं। साथ साथ में आपके मॉक टेस्ट जब आएंगे, सीयूटी का एग्जाम आएगा या आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, तो वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बाय करना है। तो बाय करने के लिए आप क्या करेंगे, बाय करने के लिए आप इस पे जाएंगे, ठीक है। बाय करने के लिए आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर करना है Y489, ये कूपन कोड आपने फिल किया, अप्लाई किया, इसको क्या करेंगे, ये देखिए अभी कूपन कोड अप्लाई करते ही ये कोर्स कितने का हो गया, 8714 ओनली, जिसमें आपको दोनों एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। ध्यान से सोचिएगा मेरी बातों को कि एकदम जब आप अकेले रहो ना, शांति से सोचो कि भाई फायदा किस में है, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में। अपना पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है कि अब ये जीटी इंग्लिश जो आएगी, रीजनिंग वगैरह आएगी, तो डोमेन सब्जेक्ट फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चा थोड़ी सी जहां जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत होगी, एक मेंटोर की जरूरत होगी, और वो सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।